In continuation of the last video on intermolecular force of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video first we are going to study हाइड्रोजन बॉन्ड के अस्तित्व के प्रमाण। पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड KHF2 में ऋणायन HF2 की निम्न संरचना है। उपर्युक्त संरचना में हाइड्रोजन परमाणु दो फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है और उनके मध्य सेतु का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु एक और फ्लोरीन परमाणु से हाइड्रोजन बंध द्वारा व दूसरी और फ्लोरीन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इस आयन का अस्तित्व हाइड्रोजन बंध का प्रमाण है। इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि KHF अणु तो बनता है किंतु KHX2 प्रकार के अणु नहीं बनते, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। IP स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, एक्स किरण आदि के द्वारा भी हाइड्रोजन आवरण की उपस्थिति प्रमाणित होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट्स टेक एक्स-रे मेथड। इस विधि के द्वारा किसी अणु में विद्यमान विभिन्न परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसके द्वारा x और y तक की पूरी दूरी का पता लगाया जा सकता है, जबकि x और y के बीच सहसंयोजक तथा एक हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त XY युग्म की दूरी बिना हाइड्रोजन बंध के XY युग्म की दूरी से कम होती है। यदि हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक जैसे XHY में XY दूरी में कोई असमानता होती है, तब हाइड्रोजन बंध के होने का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स-रे विवर्तन द्वारा HF अणु में HF की दूरी का मान 1.00 एंगस्ट्रॉम होता है, किंतु दो फ्लोरीन परमाणु के बीच की दूरी 2.55 होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन बंध की लंबाई 1.55 एंगस्ट्रॉम है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यह भी हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन बंध स्पेक्ट्रम का स्थान मुक्त मूलक की तुलना में निम्न क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए मुक्त OH मूलक का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मान 3600 सेंटीमीटर होता है, किंतु जब ये OH मूलक किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, तब इसका स्थान 3300 पर सेंटीमीटर के आसपास होता है। अर्थात यौगिक का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लेकर उसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की भी पहचान की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध के यौगिकों में भौतिक गुणों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। इंटरमॉलिक्यूलर व इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप प्रकार के हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। पहले हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर मास। कुछ यौगिक के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए गए अणुभार रासायनिक सूत्र के द्वारा परिकलित भारों की तुलना में अधिक होते हैं, यानी भारों के मानों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसा होने के कारण हाइड्रोजन बंध है। कुछ यौगिक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एसोसिएटेड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड का जो अणुभार सूत्र के अनुसार 60 होना चाहिए, परंतु प्रयोग द्वारा यह मान 120 ज्ञात होता है। अणुभार में वृद्धि का कारण एसिटिक एसिड के दो अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा एसोसिएटेड होना है। एसिटिक एसिड की तरह बेंजोइक एसिड भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। सेकंड फैक्टर, भौतिक अवस्था। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है, जिससे अणु इतना निकट आ जाते हैं कि वे ठोस या द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनको निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। H2O HTS, H2O और H2S। सामान्य ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। H2O में हाइड्रोजन बंध के द्वारा परस्पर एसोसिएशन हो जाता है, जिसके कारण इसके अणु इतने अधिक निकट आ जाते हैं कि यह द्रव का रूप ग्रहण कर लेता है, जबकि H2S अणु में एसोसिएशन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए यह गैस अवस्था में ही रहता है। HF और HCl। HF के अणु में भी हाइड्रोजन बंध के कारण एसोसिएशन हो जाता है, जिस कारण यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु HCl अणु में हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति में क्लोरीन के बड़े आकार व कम विद्युत ऋणायन होने के कारण इसी कारण HCl सामान्य तापक्रम पर गैस अवस्था में रहता है। तीसरा हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए उनके अणुओं को ऊष्मा द्वारा दूर दूर किया जाता है। किसी भी यौगिक के अणु के मध्य जितना अधिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके अणुओं को अलग करने के लिए उतनी ही ऊर्जा देनी होगी, जिससे मेल्टिंग पॉइंट्स एवं बॉइलिंग पॉइंट्स का मान भी बढ़ेगा। सामान्यतः एक ही समूह के तत्वों की यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक अणुभार बढ़ने से बढ़ते हैं।
किंतु H2O, NH3 और HF के गलनांक एवं क्वथनांक क्रमशः H2S, PH3 और HCl की तुलना में कुछ होते हैं, क्योंकि इनके अणु अपने ही अन्य अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। इस एसोसिएटेड अणुओं जैसे H2O होल N, NH3 होल N, HF होल N आदि को वाष्पीकृत करने के लिए पहले इनमें मौजूद हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जाता है, जिसके लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। अर्थात NH3H2O तथा HF में के अत्यधिक गलनांक का कारण इनमें उपस्थित इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फ्लोरीन अपने अपने वर्गों में उच्चतम विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं, जिनमें प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी ओर हल्के नीचे आने वाले तत्व अपनी कम विद्युत ऋणता के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। निम्न चित्रों द्वारा भी यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः अणुभार कम होने पर मेल्टिंग पॉइंट्स व बॉइलिंग पॉइंट्स घटते हैं, किंतु समूह 15 में अमोनिया का, समूह 16 में H2O का तथा समूह 17 में HF का अपने अपने समूह में अणुभार सबसे कम होते हुए भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे उच्च होता है। समूह 14 में 17 के हाइड्राइडों के H2O से H2S तक, NH3 से PH3 तक या HF से HCl तक बढ़ने पर अणुभार में वृद्धि होती है, किंतु गलनांक में कमी होती है। इसके बाद अणुभार में वृद्धि के साथ मेल्टिंग पॉइंट में क्रमशः वृद्धि होती है। यह वृद्धि आणविक द्रव्यमान के कारण होती है। क्रमशः H2O, HF, NH3 के क्वथनांक अपने अगले समूह सदस्य की तुलना में हाइड्रोजन आबंधन के कारण उच्च होते हैं। F की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण HF में जल की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, परंतु HF का क्वथनांक जल की तुलना में कम होता है, जिसका कारण यह है कि जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन को स्थापित करता है, जबकि HF का एक अणु केवल एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो जो जल का एक अणु है वो 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है और HF का एक अणु एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध का प्रभाव कार्बनिक यौगिकों की गलनांक व क्वथनांक पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन और ईथर तो लगभग समान ताप पर उबलते हैं, परंतु उसी अणुभार वाले अल्कोहल का क्वथनांक इन सब में ज़्यादा होता है, जिसका कारण इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH3 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो मॉलिक्यूलर मास है 44 है। CH3O CH3 का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और मॉलिक्यूलर वेट 45 है, -25 और -25 है, जबकि CH3 CH2OH का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और मॉलिक्यूलर मास 46 है। तो हम देखते हैं कि इथेन और ईथर इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो माइनस में है, जबकि जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव है और 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। विलेयता, वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध स्थापित कर सकते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राय हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में घुलनशील होते हैं। इसके विपरीत एल्केन व एल्कीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाने के कारण अघुलनशील होते हैं। ये है, हम देखते हैं अल्कोहल की जल में विलेयता। अमोनिया का भी जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंधी है। डायमिथाइल ईथर भी जल में मिसिबल है, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। इसके विपरीत डायमिथाइल थायोईथर जल में अमिश्रणीय है, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में अविलेय है, किंतु पिरीडीन में नाइट्रोजन के उपस्थित होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण यह जल में विलय हो जाती है। यदि किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु के साथ 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में घुल जाता है, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना होती है। परंतु यदि 4 कार्बन पर 1 ऑक्सीजन उपस्थित हो तो वह जल में अविलय रहता है। जैसे डाइथाइल ईथर जल में अविलय है, जबकि डाइऑक्सेन जिसमें 4 कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है जल में अत्यंत विलय होता है। इसी प्रकार एसिटिलीन एसीटोन में अल्पता विलय है, जिसका कारण भी हाइड्रोजन बंध का विलय है। तो हम देखते हैं कि जो एसिटिलीन एसीटोन है वह अत्यंत विलय है, जिसका कारण भी हाइड्रोजन बंध का बनना है। एसिटिलीन जल में नहीं घुल पाती है, क्योंकि जल के अणु प्रबल अंतराणु
हाइड्रोजन बंध के कारण परस्पर संयोजित रहते हैं वह एसिटिलीन के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। तो हम देखते हैं कि जो एसिटिलीन है वो एसीटोन में तो विलय है लेकिन जल में विलय नहीं है। वसी अम्लों के लिए क्लोरोफॉर्म एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। Cl3C पार्शियल नेगेटिव एंड H पार्शियल पॉजिटिव की ध्रुवीयता के कारण यह वसीयत अम्लों के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। एमीन जल में विलय हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है। द्वितीयक व तृतीयक अमीन की विलेयता का मान जल में क्रमशः कम होता जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बंधों की संख्या कम होती जाती है। तो हम देखते हैं प्राथमिक अमीन 3 हाइड्रोजन बंध बना सकता है, द्वितीयक अमीन 2 हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जबकि तृतीयक अमीन सिर्फ 1 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। एमाइड जल में अधिक विलय होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। यूरिया जल में अत्यधिक विलय है क्योंकि कार्बन परमाणु को छोड़कर शेष सभी परमाणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम हैं। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जल में अविलय है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके फलस्वरूप ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है वह जल में अविलय होता है क्योंकि ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। तो चूंकि यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो यह जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए यह जल में अविलय होता है। इसके विपरीत मेटा तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अम्ल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, अतः ये जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और जल में विलय होते हैं। विस्कोसिटी किसी अणु में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे यही कारण है ग्लिसरॉल की जो श्यानता जल अथवा अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है, यानी विस्कोसिटी। ग्लिसरॉल जो होता है वह ज़्यादा विस्कस होता है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सी समूह होने के कारण प्रत्येक अणु अनेक हाइड्रोजन बंध बना सकता है। इस कारण ग्लिसरॉल के अणुओं में परस्पर आकर्षण अपेक्षित बहुत अधिक होता है, जिससे इनके अणु आसपास आ जाते हैं। फलस्वरूप इनमें श्यानता बढ़ जाती है। कुछ यौगिकों की श्यानता का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। CH3O is less viscous than CH3CH is less viscous than is less viscous than H2O is less viscous than CH3CH2 is less viscous than CH2-3OH। तो हम देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है इसमें जो CH3O है वो सबसे कम विस्कस है और जो CH3OH है वह सबसे ज़्यादा विस्कस है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइड्रोजन बंध के कुछ अणुओं में इनके सहसंयोजक बंध की ध्रुवणता में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसके जो परावैद्युतांक एवं द्विध्रुव डायपोल मोमेंट में वृद्धि होती है। परावैद्युतांक तो हम देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइड्रोजन बंध के कारण कुछ अणुओं में इनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवणता में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एवं डायपोल मोमेंट में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर हम द्रव लेते हैं CH3O तो इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 5.02 और डायपोल मोमेंट है 1.30, जबकि H2O का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 78.54 और डायपोल मोमेंट है 1.84। अनडिसोसिएशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा एसोसिएशन हुए पदार्थों को प्रबल ध्रुवीय विलायकों में घोला जाता है, तो वे कभी कभी विलायक के अणुओं के साथ प्रबल आबंध बना लेते हैं, जिस कारण अनएसोसिएटेड हो जाते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड बेंजीन व कार्बन डाइसल्फाइड में डायमर के रूप में रहता है, किंतु एसीटोन व फिनॉल आदि में इन विलायकों के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण मोनोमर रूप में रहता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए कुछ अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे उनके मध्य प्रबलतम हाइड्रोजन बंध स्थापित हो सके। इसके लिए यौगिक विशेष प्रकार की क्रिस्टल संरचना बनाते हैं जो निम्न प्रकार होती है। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर
HF अणुओं में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक विमीय रेखा संरचना बनती है, जैसे CH3OH व HCOOH में टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला बनती है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यह संरचना परतनुमा होती है। ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड यह संरचना प्रदर्शित करते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत बर्फ के क्रिस्टल जालक आते हैं। क्लैथरेट कंपाउंड्स, इस प्रकार के यौगिकों में कुछ अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधकर एक पिंजरानुमा केज लाइक संरचना बनाते हैं, जिसके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है और कोई अन्य अणु व परमाणु फंस जाता है। फंसे हुए अणु को मेहमान या गेस्ट कहा जाता है और यह मेजबान यानी होस्ट अणु के पिंजरे में तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस क्रिस्टल को गर्म करके अथवा किसी विलायक में घोलकर हाइड्रोजन बंध को तोड़ ना दिया जाए। उदाहरण के लिए ऑर्थोक्विनॉल के जलीय या अल्कोहलिक विलेन का आर्गन गैस के 10 to अगर हम देखें कि तो ऑर्थोक्विनॉल के जलीय व अल्कोहलिक विलेन का जो ऑर्गन गैस के लिए 10 से 14 वायुमंडलीय दाब पर क्रिस्टलन करने से पिंजर यौगिक प्राप्त होता है। और ये पिंजर यौगिक रासायनिक प्रकृति के नहीं होते, क्योंकि इनमें कोई बंध नहीं बनता। यहाँ ऑर्थोक्विनॉल से बने पिंजरे में आर्गन परमाणु मेहमान के रूप में बंद हो जाते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये ऑर्थोक्विनॉल के परमाणु आपस में एसोसिएटेड हो गए और बीच में जो स्पेस आती है उसमें जो आर्गन के अणु हैं वो कैद हो जाते हैं। बर्फ का घनत्व, जल के अणु का ऑक्सीजन परमाणु sp3 हाइब्रिड अवस्था में होता है, जिसके कारण जल के अणु की चतुष्फलकीय आकृति होती है। बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना में जल के अनेक अणु एक दूसरे के साथ चतुष्फलकीय क्रम में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अतः बर्फ के क्रिस्टलों में अनेक चतुष्फलकीय इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक चतुष्फलक का प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा रहता है। इस प्रकार जल का एक अणु 4 अन्य जल के अणुओं से घिरा रहता है। चतुष्फलकों के फलकों में काफ़ी स्थान रिक्त रहता है, जिस कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और बर्फ पानी से हल्की होती है तथा उसके ऊपर तैरती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सामान्यतः किसी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन जल को ठंडा करने पर उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ता है, पर उसके बाद कम होने लगता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका कारण ये है कि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्म किया जाता है। तब इस ताप परिसर में जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे जल के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। इसके फलस्वरूप जल का संकुचन हो जाता है और उसका घनत्व बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर प्रसार की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जल के अणु पुनः एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जिससे घनत्व कम हो जाता है। हैलोजन अम्ल की अम्लीय प्रबलता, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स में सबसे दुर्बल अम्ल HF तो सबसे प्रबल अम्ल HI है। HF में फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण इंत्राणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे कि वह आसानी से प्रोटॉन आयन का त्याग नहीं कर सकता है और दुर्बल अम्ल रहता है। इसके ठीक विपरीत आयोडीन की कम विद्युत ऋणता तथा बड़े आकार के कारण HI के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित नहीं हो पाते हैं, अतः आसानी से प्रोटॉन आयन का त्याग कर देते हैं, अतः प्रबल अम्ल कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसी भी आयन का स्थायित्व उस अम्ल के डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान पर निर्भर करता है। यदि किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद बना ऋणायन अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी हो जाता है, तो ऐसे अम्ल के वियोजक स्थिरांक का मान काफ़ी अधिक होगा, लेकिन pKa का मान कम होगा और अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के तीनों समावयवों में केवल ऑर्थो ऋणायन ही अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बना सकता है, अतः इसका वियोजन स्थिरांक Ka सर्वाधिक होता है तथा यह प्रबल एसिड होता है। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के विभिन्न समावयवों का प्रमाण हम देखते हैं कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी है उसका -log pKa 2.98 है, मेटा का 4.03 है और पैरा का 4.58 है। 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड की तुलना में भी बहुत अधिक प्रबल अम्ल है, क्योंकि 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो ऋणायन होता है वो 2 हाइड्रोजन बंध बनाकर बहुत अधिक स्थायी हो जाता है। अंतः अणिक हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिक गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। गलनांक एवं क्वथनांक,
संगुणन के कारण यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाते हैं, जबकि कीलेशन के कारण निम्न हो जाते हैं। एक अणु का इसके दूसरे अणु के प्रति कीलेशन के कारण आकर्षण कम हो जाता है, जिससे गलनांक एवं क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। क्लोरोफिनॉल के क्वथनांक निम्न क्रम में हैं। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल 173 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटाक्लोरोफिनॉल 214 डिग्री सेंटीग्रेड एवं पैराक्लोरोफिनॉल 223 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। नाइट्रोबेंजीन